नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन पर बेस्ड है, जबकि दूसरी वीडियो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एयरप्लेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे हम बेल कोलोमन साइकिल या फिर क्लोज्ड बेल कोलोमन साइकिल कहते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं या आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो प्लीज़ दोनों वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही आज की वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा ओपन बेल कोलोमन साइकिल एंड एक्चुअल बेल कोलोमन साइकिल, जिसे हम एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते आज की वीडियो लेक्चर की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम ओपन बेल कोलोमन साइकिल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल बेल कोलोमन साइकिल को डिस्कस करेंगे। बिना ओपन बेल कोलोमन साइकिल को समझे हुए हम एक्चुअल बेल कोलोमन साइकिल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ओपन बेल कोलोमन साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप इस टॉपिक को स्किप करके आप एक्चुअल बेल कोलोमन साइकिल के टॉपिक में पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओपन साइकिल टर्म आपने पहले भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा। आपने थर्मोडायनेमिक्स में ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल टर्म आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपने ओपन ब्रेटॉन साइकिल आपने पढ़ा होगा। ओपन साइकिल क्या होती है? ओपन साइकिल इज सच टाइप ऑफ साइकिल इन विच फॉर ईच ऑपरेशन और वी कैन से फॉर ईच साइकिल new fresh working medium is introduced into the system, and after processing that working medium rejected to the atmosphere, and further this working medium will not use for the next cycle. Means हर एक साइकिल के लिए आपका वर्किंग मीडियम जो होगा वो नया यूज़ होगा। सेम वर्किंग मीडियम जो होगा वो साइकिल के लिए कंटिन्यू यूज़ नहीं होता है एटमॉस्फेयर से। जैसे कि अगर ओपन ब्रेटॉन साइकिल आपको याद हो तो ओपन ब्रेटॉन साइकिल में हम क्या करते थे कि एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करते थे और उसके बाद उसमें हम प्रोसेस करते थे, और उसके बाद हम वापस जब हमारा टास्क जो था, यानी कि जो हमारी पावर जब प्रोड्यूस हो जाती थी टरबाइन में, तो टरबाइन से जो हमें वार्म और जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो एयर मिलती थी उसको हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर ओपन बेल कोलोमन साइकिल में भी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज ओपन बेल कोलोमन साइकिल। सो इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर ईच साइकिल अ न्यू फ्रेश ambient air enters into the compressor, and after heat absorbed to create refrigerating effect in the aircraft cabin, air rejects to the atmosphere. एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है कि हर एक साइकिल के लिए हम एटमॉस्फेयर से एम्बिएंट एयर को क्या करते हैं, कंप्रेसर में सेंड करते हैं, और कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एडिटिव कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद हम हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद टरबाइन में एक्सपेंड होती है। टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद जो हमें चिल्ड एयर मिलती है केबिन प्रेशर की, उसको हम क्या करते हैं, केबिन में भेजते हैं। तो केबिन में क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और एयर जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को क्रिएट करती है। जब एयर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो एयर हमारी वार्म हो जाती है। तो इस वार्म एयर को हम क्या करते हैं, दोबारा साइकिल में यूज़ नहीं करते हैं। हम इस वार्म एयर को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट साइकिल के लिए हम लोग न्यू फ्रेश एम्बिएंट एयर को क्या करते हैं, कंप्रेसर में इंट्रोड्यूस करते हैं। So what is open bell Coleman cycle? Open bell Coleman cycle is a open cycle in which new fresh air, ambient air enters into the compressor, and after processing that fresh ambient air will reject it to the atmosphere, known as a open bell Coleman cycle. ओके, आई थिंक आपको ओपन बेल कोलोमन साइकिल टर्म आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम लोग ओपन बेल कोलोमन साइकिल का टीएस डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि टीएस डायग्राम समझेंगे। तो ओपन बेल कोलोमन साइकिल का टीएस डायग्राम आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्लोज बेल कोलोमन साइकिल का टीएस डायग्राम थोड़ा सा याद हो। और क्लोज बेल कोलोमन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, अगर आपको ये याद होगा तो ओपन बेल कोलोमन साइकिल को समझना थोड़ा सा ईजी होगा। तो पहले हल्का सा एक रिवाइंड कर लेते हैं। क्लोज बेल कोलोमन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर होती है वो हीट एक्सचेंजर में पास होती है। हीट एक्सचेंजर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है, और हमारी जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है। हीट एक्सचेंजर से हीट रिजेक्ट करने के बाद जो हमारे पास एयर होगी हाई प्रेशर की, उसको हम टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं। टरबाइन केबिन प्रेशर तक हमारी एयर को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जब हमारी एयर केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड होती है तो हमारी एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है, यानी कि बहुत ही ठंडा हो जाता है, यानी कि एयर जो होती है हमारी वो चिल्ड हो जाती है। इस केबिन प्रेशर की लो टेम्परेचर की एयर को जब हम केबिन में भेजते हैं तो जो हमारी चिल्ड एयर है वो केबिन की हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इवेपोरेटर, केबिन को हम इवेपोरेटर भी कह सकते हैं। तो इवेपोरेटर में जो ठंडी एयर है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाती है और जो हमारा इवेपोरेटर होगा, जो कन्फाइंड स्पेस होगा, उसको ठंडा कर देती है, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद जो हमारी एयर होगी, जो वार्म एयर होगी लो प्रेशर की, यानी कि केबिन प्रेशर की वार्म एयर को हम दोबारा कंप्रेसर में भेजते हैं। कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है प्रेशर हाई टेम्परेचर में। इस तरीके से हमारी क्लोज बेल कूलिंग साइकिल ऑपरेट होती रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो इवेपोरेटर के बाद जो हमारी वार्म एयर थी जो हम कंप्रेसर में भेज रहे थे, बस हमें यहाँ पर ब्रेक करना है साइकिल को। जो इवेपोरेटर के बाद यानी कि केबिन के बाद जो हमें वार्म एयर मिल रही थी उसको वापस कंप्रेसर में नहीं भेजेंगे, इसको हम कहाँ भेजेंगे, इसको एटमॉस्फेयर में भेज देंगे और नेक्स्ट साइकिल के लिए हम दोबारा से नई फ्रेश एम्बिएंट एयर को क्या करेंगे, कंप्रेसर में सेंड करेंगे। ठीक है ना। तो टीएस डायग्राम आइए देखते हैं इसका। तो टीएस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर एंट्रोपी लेना होता है, ये सबको याद ही हो गया होगा। ठीक है। ओपन बेल कॉलम साइकिल को ड्रॉ करने के लिए यानी कि टीएस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखनी है। पहला कि ओपन बेल कॉलम साइकिल का टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कांस्टेंट प्रेशर कर्व को ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है। हालांकि बिना कांस्टेंट प्रेशर कर्व को ड्रॉ किए भी हम साइकिल को बना सकते हैं, लेकिन सही तरीका जो है वो ये है कि कांस्टेंट प्रेशर कर्व को हम फॉलो करेंगे, यानी कि ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम जो प्रोसेस हैं जैसे कि रिवर्सिबल एडियोटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियोटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, यानी कि प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब ये टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर कर्व क्या होता है, तो अगर आपको डीजल साइकिल याद हो, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल अगर याद हो, तो डीजल साइकिल में जो हमारा दूसरा प्रोसेस होता है यानी कि हीट एडिशन प्रोसेस, हीट सप्लाई प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और अगर आपको डीजल साइकिल का टीएस डायग्राम याद हो तो एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। टीएस डायग्राम यही इसी में बना देता हूँ मैं, जो ये आपका स्पेस है टीएस जो हमने वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लिया हुआ है और एक्सिस पे एंट्रोपी लिया, इसी में मैं आपको डीजल साइकिल का टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो डीजल साइकिल का पहला प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियोटिक कंप्रेशन प्रोसेस, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ होती है प्रोसेस 1 to 2। फिर सेकंड प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि हीट सप्लाई प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई होती है, तो हम कैसा कर्व ड्रॉ करते हैं, तो आपको याद हो तो 2 to 3 हम क्या करते हैं, एक इंक्रीजिंग कर्व ड्रॉ करते हैं राइट टू लेफ्ट, ऊपर की ओर क्या करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हमारा 2 to 3 कर्व है यही हमारा कांस्टेंट प्रेशर कर्व होता है, यानी कि इस कर्व के अलॉन्ग हमारा जो प्रेशर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसी के पैरेलल अगर हम यहाँ पर कर्व खींचे जाएंगे तो ये सभी हमारे कांस्टेंट प्रेशर कर्व होंगे। अगर ये हमारा ये जो ऊपर वाला प्रोसेस 2 to 3 वाला जो कर्व है ये P2 प्रेशर का कर्व है, यानी कि इस कर्व के अलॉन्ग जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू P2, यानी कि यहाँ पर आपका P2 प्रेशर है तो यहाँ पर भी P2 प्रेशर रहेगा, यहाँ भी P2 प्रेशर रहेगा, यहाँ पर भी आपका P2 प्रेशर रहेगा, यानी कि P2 इक्वल टू P3। इसी के पैरेलल अगर हम नीचे अगर एक हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन P2 प्रेशर से कम रहेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई एक P2 डैश प्रेशर है, तो इस कर्व के लॉन्ग जो हमारा प्रेशर होगा वो P2 डैश कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर इसके नीचे अगर कोई प्रेशर कर्व हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ठीक है, तो वो भी हमारा कांस्टेंट प्रेशर कर्व कहलाएगा। ठीक है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर कर्व क्या होता है, टीएस डायग्राम में वो कर्व, वो इंक्रीजिंग कर्व जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और जो भी हमारी एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो साइकिल ऑपरेट होती है वो किसी 2 प्रेशर के बीच में ही ऑपरेट होती है, किन्हीं 2 प्रेशर के बीच में, यानी कि आपका एक मिनिमम प्रेशर होगा जो कि एम्बिएंट प्रेशर कहलाएगा आपका, जहाँ से हम यानी कि वो प्रेशर जिस प्रेशर पे हमारी एयर इंटर हो रही है, और एक प्रेशर होगा आपका हीट एक्सचेंजर का प्रेशर, यानी कि जिस प्रेशर पे आपका हीट एक्सचेंजर वर्क कर रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है ना। तो हमेशा जो आपकी ओपन बेल कॉलम साइकिल हो या फिर आपकी जैसे कि ओपन ब्रिटॉन साइकिल हुआ करती थी, ठीक है, ये किन्हीं 2 प्रेशर के बीच में ऑपरेट होती है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रेशर कर्व, कांस्टेंट प्रेशर कर्व को ड्रॉ करेंगे और उन कांस्टेंट प्रेशर कर्व के बीच में ही हम क्या करेंगे, साइकिल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन बेल कॉलम साइकिल में क्या होता है कि हमारी फ्रेश एम्बिएंट एयर क्या होती है, कंप्रेसर में इंटर करती है। तो एम्बिएंट एयर है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर डिफाइन होगा, यानी कि एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। एम्बिएंट एयर का जैसे कि अगर हम बात करें करंट में एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर 1 बार होता है और टेम्परेचर हमारा अगर गर्मियों की नॉर्मल अप्रैल मई की बात करेंगे तो 35-37 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, वो सेम रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है।
तो यानी कि जो एम्बिएंट एयर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर हमें पहले से पता होगा। तो प्रेशर हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमने कि P1 प्रेशर है, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमारा फ्रेश एम्बिएंट एयर इंटर करेगी वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि फ्रेश एम्बिएंट एयर हमारा कंप्रेसर में इंटर करेगी और हमारी साइकिल क्या होगी, स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो एम्बिएंट एयर के प्रेशर और टेम्परेचर के बराबर होगा, जो कि डिफाइंड होगा, हमें पता होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको हम P1 मान ले रहे हैं कि एम्बिएंट एयर का जो टेम्परेचर है वो T1 है और प्रेशर P1 है। तो हम क्या करेंगे, P1 प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे और जैसे से टीयर डायग्राम ड्रॉ करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आपको ध्यान से समझना है और सुनते जाना है और अपनी कॉपी में ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। तो TS अब कांस्टेंट प्रेशर कर्व कैसे बनता है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि इंक्रीजिंग रहेगा कर्व। ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग, इस तरीके से आपका कांस्टेंट प्रेशर कर्व बनता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप कांस्टेंट प्रेशर कर्व बना सकते हैं। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर बनेगा, अगर प्रेशर कम है तो नीचे बनेगा। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सबसे कम 1 बार होता है तो उसको नीचे बनाएंगे, और कंप्रेस होने के बाद जो प्रेशर होगा 4 बार 5 बार प्रेशर होता है, 10 बार प्रेशर होता है, तो हम उसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर साथ ही साथ हम प्रोसेस को भी लिखते जाएंगे कि पहला प्रोसेस कौन सा है, दूसरा प्रोसेस कौन सा है। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होगा कि एम्बिएंट जो फ्रेश एम्बिएंट एयर है वो कंप्रेसर में एंटर करेगी और कंप्रेसर क्या करेगा, वर्क इनपुट लेने के बाद उस एम्बिएंट एयर की यानी कि एम्बिएंट प्रेशर और टेम्परेचर की एयर को क्या करेगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर में कंप्रेस करेगा। तो एम्बिएंट प्रेशर P1 हम मान ले रहे हैं और एम्बिएंट टेम्परेचर T1 मान ले रहे हैं। तो P1 प्रेशर के लिए हम कांस्टेंट प्रेशर कर्व को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये जो कर्व है हमारा वो कांस्टेंट प्रेशर कर्व है P1, यानी कि इस कर्व के लॉन्ग जो प्रेशर होगा वो P1 होगा। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर P1, यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर P1, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर P1, यानी कि इस कर्व के लॉन्ग हर जगह प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। अब इस कर्व पे हम कोई एक पॉइंट लेंगे जिसको हम कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट 1। तो हमने यहाँ पर इस कर्व पर हमने एक पॉइंट ले लिया दैट इज़ 1, और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो P1 होगा और टेम्परेचर होगा T1 और प्रेशर होगा P1, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा कि जो फ्रेश एम्बिएंट एयर होगी वो कंप्रेसर में एंटर करेगी, यानी कि इस पॉइंट से हमारा पहला प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि 1 पॉइंट पे एम्बिएंट एयर जो होगी यानी कि एटमॉस्फेयर की जो एयर होगी वो कंप्रेसर में एंटर करेगी और हमारा जो पहला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब कंप्रेसर क्या करेगा, जो एम्बिएंट प्रेशर की जो एयर है यानी कि P1 प्रेशर की एयर है उसको क्या करेगा, हाई प्रेशर में तक कंप्रेस करेगा, और हाई प्रेशर कितना होगा हम उसको P2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो P2 प्रेशर तक क्या करेगा, कंप्रेसर कंप्रेस करेगा। तो P2 प्रेशर तक कंप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही कांस्टेंट प्रेशर कर्व ड्रॉ कर लेंगे P2 प्रेशर के लिए, ठीक है ना। तो P2 प्रेशर P1 से ज़्यादा होगा, P2 प्रेशर क्या होगा, P1 से ज़्यादा होगा। तो यानी कि P2 कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो कर्व होगा वो P1 कांस्टेंट प्रेशर के कर्व से ऊपर बनेगा, सॉरी यहाँ पर P2 होगा, ठीक है ना। तो ऊपर यहाँ कहीं P2 प्रेशर कर्व बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले P2 प्रेशर कर्व बनाएंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया कांस्टेंट प्रेशर P2 कर्व, ठीक है, यानी कि इस कर्व के लॉन्ग जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। अब पहला प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 1 to 2, यानी कि अब चूंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी कि एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होती है, और एंट्रोपी कांस्टेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पॉइंट से, क्योंकि आपकी साइकिल जो होगी वो 1 पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो 1 पॉइंट से आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करना चालू करेंगे और एरो ऊपर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज करता है। तो देखिए प्रेशर भी राइज कर रहा है, 1 पॉइंट पर प्रेशर P1 है और आपको कहाँ तक कंप्रेस करना है, P2 प्रेशर तक आपको कंप्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आप ऊपर की ओर खींचते जाएंगे, कहाँ तक खींचेंगे, P2 प्रेशर लाइन तक आप उसको खींचते चले जाएंगे। तो आपका पहला प्रोसेस ड्रॉ हो जाएगा, प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। और चूंकि कंप्रेशन प्रोसेस में हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है तभी हमारे एयर का प्रेशर और टेम्परेचर राइज करता है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि वर्क इनपुट इज गिवन टू द सिस्टम। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जब हमारा एयर जो होगी, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है वो एम्बिएंट प्रेशर की एयर को हाई प्रेशर P2 प्रेशर तक कंप्रेस कर देगा। तो हाई प्रेशर की एयर को हम क्या करेंगे, हम हीट एक्सचेंजर में सेंड करेंगे। तो हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, जिससे क्या होगी, हमारी जो एयर होगी वो ठंडी हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पे। अब चूंकि ये P2 जो है ये कांस्टेंट प्रेशर कर्व है, यानी कि जब हीट एक्सचेंजर का प्रेशर भी कितना होगा, P2 होगा, क्योंकि कंप्रेशन होने के बाद जो एयर का प्रेशर होगा वो P2 होगा, कंप्रेस होने के बाद एयर का प्रेशर P2 होगा, और P2 प्रेशर की एयर हमारी हीट एक्सचेंजर में जा रही है तो हीट एक्सचेंजर का प्रेशर भी P2 होगा।
और चूंकि हीट एक्सचेंजर कांस्टेंट प्रेशर पे ही रिजेक्ट करती है, तो थ्रू आउट जो प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, वो इसी कर्व के अलॉन्ग ड्रॉ होगा। यानी कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 पॉइंट से हम ग्राफ को ड्रॉ करना चालू करेंगे और इस कर्व के अलॉन्ग हम नीचे की ओर खिसकते चले जाएंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट 3 तक हम क्या करेंगे, इस कर्व को हम ड्रॉ कर देंगे और इस कर्व को कहेंगे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 2 to 3। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3, जिसमें हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो जाएगी और हमारी जो हाई प्रेशर P2 प्रेशर की एयर होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कितने टेम्परेचर तक ठंडी हो जाएगी, T3 टेम्परेचर तक हमारी एयर ठंडी हो जाएगी। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में एयर के ठंडे होने के बाद हम क्या करेंगे, इस हाई प्रेशर P2 प्रेशर की एयर को हम क्या करेंगे, टरबाइन में सेंड करेंगे। अब टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन इस P2 प्रेशर की ठंडी एयर को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, किसी न किसी प्रेशर तक एक्सपेंड करेगा, क्योंकि टरबाइन का काम होता है एक्सपेंड करना, और किसी न किसी प्रेशर तक एक्सपेंड करेगा। तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ये जो एक्सपेंड होने के बाद जो प्रेशर होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है, क्योंकि एक्सपेंड होने के बाद हमारी एयर जाएगी कहाँ पर, केबिन में जाएगी। जो एयरक्राफ्ट का जो केबिन होगा, यानी कि जो पैसेंजर केबिन होगा, उस पैसेंजर केबिन में हमारी एयर जाएगी। और पैसेंजर केबिन का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार, क्योंकि केबिन में कौन बैठा हुआ है, ह्यूमन बॉडी बैठी हुई है। ह्यूमन बॉडी का जो डिज़ायर प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, यानी कि 1 बार प्रेशर पर ही हमारी बॉडी क्या होगी, कंफर्ट जोन पर रहेगी। 1 बार से कम होगा प्रेशर तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगेगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रेशर का हमारा जो टरबाइन के एग्जिट का प्रेशर वो भी डिफाइन है, तो हम उसको P4 मान ले रहे हैं। और P4 प्रेशर की कांस्टेंट कर्व हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कर्व ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग रिवर्सिबल एडियोटिक एक्सपेंशन प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे। अब जो P4 कांस्टेंट प्रेशर कर्व है, ये P1 से ऊपर ड्रॉ होगा या P1 से नीचे ड्रॉ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है वो 10,000 मीटर एल्टीट्यूड पर हमारा प्लेन जो होता है वो फ्लाई करता है, और इतनी हाइट पर जो प्रेशर कितना होता है, 0.3 बार होता है। ठीक है, ठीक है, और हमारे केबिन का प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एम्बिएंट प्रेशर P1 है वो कम होगा, और जो हमारा केबिन प्रेशर P2 यानी कि P4 जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। यानी कि जो केबिन प्रेशर का जो कांस्टेंट कर्व बनाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर कर्व बनाएंगे, वो P1 कांस्टेंट प्रेशर के कर्व के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। हमेशा एम्बिएंट एयर का प्रेशर जो होगा वो केबिन प्रेशर से कम ही होगा ओपन बेल कोलमन साइकिल में, जबकि अगर हम बात करें क्लोज बेल कोलमन साइकिल में, तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो वहाँ पर P1 और P4 सेम रहता है। ठीक है ना, P1 और P4 यानी कि टरबाइन के एग्जिट का प्रेशर और कंप्रेसर के इनलेट का प्रेशर P1 और P4 सेम रहता है। अगर आप क्लोज बेल कोलमन साइकिल को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें समझ में आ गया कि केबिन प्रेशर जो होता है वो एम्बिएंट प्रेशर से यानी कि P1 प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कर्व क्या करेंगे, ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, P1 कांस्टेंट प्रेशर के कर्व के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, केबिन प्रेशर के कांस्टेंट कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस रिवर्सिबल एडियोटिक एक्सपेंशन प्रोसेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, दैट इज प्रोसेस 3 to 4। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। और कहाँ तक हम लोग खींचेंगे, इस कांस्टेंट प्रेशर कर्व हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पर ये कर्व मिल जाएगा दैट इज 0.4। ठीक है ना, तो दिस इज रिवर्सिबल एडियोटिक एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4, जिसमें हमारा क्या होगा, जो P2 प्रेशर की ठंडी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी केबिन प्रेशर तक। ठीक है ना, और जो एयर का टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एयर जो होगी वो चिल्ड हो जाएगी। ठीक है ना, अब इस केबिन प्रेशर की चिल्ड एयर को क्या करेंगे, हम एयरक्राफ्ट के केबिन में सेंड करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और हमारा जो केबिन होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा कूलिंग प्रोसेस 4 to 5, इन विच कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। हीट एब्जॉर्ब होने के बाद जो एयर होगी, यानी कि जो वार्म एयर होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंप्रेसर में नहीं भेजेंगे, उसको हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि एयर विल एग्जिस्ट टू द एटमॉस्फेयर।
ठीक है ना। एयर को हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देंगे, एटमॉस्फेयर में भेज देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट साइकिल के लिए हम दोबारा से एम्बिएंट एयर क्या करेंगे, कंप्रेसर में एंटर कराएंगे। P1 प्रेशर का, P1 प्रेशर की जो एयर होगी वो कंप्रेसर में एंटर होगी। कंप्रेसर क्या करेगा, उसको रिवर्सिबल एडिटिविटी कंप्रेस कर देगा अप टू द P2 प्रेशर। P2 प्रेशर तक कंप्रेस करने के बाद एयर को हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर में सेंड करेंगे, जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगी तो हमारा जो एयर का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो P2 = P3 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T3 के बराबर हो जाएगा। अब इस P2 प्रेशर के ठंडी एयर को क्या करेंगे, हम टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। केबिन प्रेशर तक एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, एयर हमारी चिल्ड हो जाएगी। चिल्ड एयर को हम क्या करेंगे, हम केबिन में भेज देंगे, जहाँ पर क्या होगा, चिल्ड एयर हमारी हीट को एब्जॉर्ब होने के बाद वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी जो केबिन होगा वो ठंडा हो जाएगा। इस वार्म एयर को हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम एम्बिएंट एयर इंटर करेंगे। ये साइकिल आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है ना। तो सच टाइप ऑफ साइकिल इज नोन एज अ ओपन बेल कोलमन साइकिल, जिसमें आपके 4 प्रोसेस होंगे। रिवर्सिबल एडिटिव कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2। दूसरा होगा हीट रिजेक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3। नेक्स्ट होगा रिवर्सिबल एडिटिव एक्सपेंशन प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4। एंड फोर्थ प्रोसेस होगा कूलिंग प्रोसेस, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जहाँ पर क्रिएट होगा, दैट इज प्रोसेस 4 to 5। दिस इज कॉल्ड द ओपन बेल कोलमन साइकिल। नाउ अब बात करते हैं एक्चुअल बेल कोलमन साइकिल की। सो एक्चुअल बेल कोलमन साइकिल को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअल बेल कोलमन साइकिल बनी क्यों, यानी कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको पढ़ रहे हैं। सो जैसा कि आपने पढ़ा है कि ओपन बेल कोलमन साइकिल इज़ यूज्ड इन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ओपन बेल कोलमन साइकिल एक आपकी आइडियल साइकिल है। क्यों आइडियल साइकिल है, क्योंकि इसमें आपका जो कंप्रेशन प्रोसेस और जो एक्सपेंशन प्रोसेस है ये आपके रिवर्सिबल एडिटिविटी प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल एडिटिविटी मीन्स देयर इज़ नो हीट लॉस, देयर इज़ नो एनी प्रेशर ड्रॉप, और आपका जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। जबकि एक्चुअल में अगर बात करेंगे तो कोई भी हीट रिजेक्शन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं हो सकता। जब भी हम हीट रिजेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप जरूर होता है, ठीक है। और जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो कुछ ना कुछ हीट लॉस भी होगा, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप भी होता है, ठीक है। यानी कि आइडियली आपका कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिवर्सिबल साइकिल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो जो हमारे लॉसेस होते हैं, इन लॉसेस की वजह से जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, जो हमारा टेम्परेचर लॉस होता है, अगर इन प्रेशर ड्रॉप और इन टेम्परेचर लॉसेस को अगर हम काउंट करके अगर हम कोई साइकिल ड्रॉ करते हैं तो उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल साइकिल कहते हैं। और इन लॉसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटीज़, ठीक है ना। सो आइए देखते हैं हम लोग। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स इन ओपन बेल कोलमन साइकिल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये ओपन बेल कोलमन साइकिल पर बेस्ड है, और वी कैन से ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ओपन बेल कोलमन साइकिल को ही ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, और इसी को हम ओपन रिवर्स बेटॉन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये ओपन बेल कोलमन साइकिल पर बेस्ड है, इन विच देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, टर्बुलेंस एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। जो हमारा ओपन बेल कोलमन साइकिल है, आइडियली अगर बात करेंगे तो ये हमारा रिवर्सिबल साइकिल होती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, टर्बुलेंस और हीट लॉस की वजह से हमारा बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है। तो इन लॉसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटीज़, यानी कि इन लॉसेस की वजह से हमारी जो साइकिल होती है वो इरिवर्सिबल साइकिल होती है। आइए देख लेते हैं हम लोग। ड्यू टू दीज लॉसेज, जो हमने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें। ड्यू टू दीज लॉसेज नाइदर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक नॉर हीट रिजेक्शन ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ऑपरेटिंग साइकिल बिकम इरिवर्सिबल। ना ही आपका प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ना ही आपका कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस रिवर्सिबल एडिटिविटी होता है, और ना ही आपका जो हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जिसकी वजह से आपकी जो साइकिल है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी आइडियल ओपन साइकिल है वो आपकी रिवर्सिबल साइकिल है, लेकिन जो आपकी एक्चुअल साइकिल होती है वो इरिवर्सिबल साइकिल होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, सच इरिवर्सिबल ओपन बेल कोलमन साइकिल इज कॉल्ड द एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। यानी कि अगर सारे हीट लॉसेस को काउंट करके, सारी इरिवर्सिबिलिटीज़ को काउंट करके अगर हम कोई साइकिल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। सो सच ओपन बेल कोलमन साइकिल इज कॉल्ड एक्चुअल बेल कोलमन साइकिल। नाउ हमने एक्चुअल
बेल कोलमैन साइकिल और वी कैन से एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ तो ली कि ये होती क्या है, ठीक है। अब आइए एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का टी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और जो इरिवर्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझते हैं कि कौन कौन सी इरिवर्सिबिलिटीज़ होती हैं और इरिवर्सिबिलिटीज़ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल में भी, और अगर हम आगे किसी रिसर्च में जाते हैं तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कैसे हम इरिवर्सिबिलिटीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टी डायग्राम क्या होगा और उसके बाद हम लोग इरिवर्सिबिलिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर हम हीट एक्सचेंजर के प्रेशर ड्रॉप को ना काउंट करें या क्वेश्चन में आपको हीट एक्सचेंजर का प्रेशर ड्रॉप ना गिवन हो, और दूसरा केस बनता है कि अगर हीट एक्सचेंजर के प्रेशर ड्रॉप को हम काउंट करते हैं या क्वेश्चन में आपको हीट एक्सचेंजर का प्रेशर ड्रॉप गिवन हो। ये दो केस बनते हैं एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेशर ड्रॉप हम काउंट ना करें या क्वेश्चन में आपको प्रेशर ड्रॉप ना गिवन हो, ठीक है, तो एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे बनेगी, ठीक है। जो हमारी एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बनेगी बिना प्रेशर ड्रॉप को काउंट किए हुए, उसी में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप को काउंट करने के बाद जो हमारी एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बनेगी वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस आपके वही सेम रहेंगे जो हमारे ओपन बेल कोलमैन साइकिल में जो आपके 4 प्रोसेस थे, ठीक है। पहला प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, दूसरा आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, तीसरा आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस और चौथा आपका कूलिंग प्रोसेस और वी कैन से रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यानी कि साइकिल सेम रहेगी, बस हम यहाँ पर जो लॉसेज हैं कंप्रेसर में और एक्सपेंशन में, ठीक है, इसको हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो पहले हम आइडियल साइकिल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसमें इरिवर्सिबिलिटीज़ यानी कि लॉसेस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आइडियल ओपन बेल कोलमैन साइकिल ड्रॉ करेंगे और फिर इसी में मॉडिफाई करेंगे और एक्चुअल ओपन बेल कोलमैन साइकिल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और वी कैन से एक्चुअल ओपन बेल कोलमैन साइकिल भी ड्रॉ हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होगा आपका P1 प्रेशर की एम्बिएंट एयर क्या होगी कंप्रेसर में एंटर करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग P1 प्रेशर का कांस्टेंट कर्व ड्रॉ करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर P1 कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस कांस्टेंट प्रेशर P1 कर्व में हम 0.1 को हम लोग कहीं पर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। और ये हमने ले लिया P2 प्रेशर, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो P1 प्रेशर की एयर को क्या करेगा, P2 प्रेशर की एयर में कंप्रेस करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर P2 प्रेशर के कांस्टेंट कर्व को हमने ड्रॉ कर लिया, यानी कि कांस्टेंट P2 प्रेशर हमने भी कर्व ड्रॉ कर लिया और ये कांस्टेंट P1 प्रेशर कर्व ड्रॉ कर लिया। और कांस्टेंट P1 प्रेशर के कर्व में हमने क्या किया, एक 0.1 मान लिया, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हमारी साइकिल क्या होगी, स्टार्ट होगी, यानी कि इस पॉइंट पर हमारी जो एम्बिएंट एयर होगी वो इंटर करेगी कंप्रेसर में, ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ड्रॉ करते हैं। पहला प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, जिसमें हमारी P1 प्रेशर की जो एम्बिएंट एयर होगी वो P2 प्रेशर की एम्बिएंट एयर में कंप्रेस होगी, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया वर्क इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3, ठीक है। चूँकि कांस्टेंट प्रेशर है तो हम क्या करेंगे, इस P2 प्रेशर के कर्व को फॉलो करते हुए हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 0.3 तक ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रोसेस हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 to 3, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी P2 प्रेशर की जो ठंडी एयर है इसको हम क्या करेंगे, टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे। अब टरबाइन क्या करता है, केबिन प्रेशर तक क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो हमें केबिन प्रेशर पता होता है कितना होता है, P4 हम मान लेते हैं। और केबिन प्रेशर हमारा एम्बिएंट एयर के प्रेशर से हाई होता है, यानी कि P1 प्रेशर से ऊपर हमारा प्रेशर होगा। तो हम क्या करेंगे, P1 प्रेशर के जो कांस्टेंट प्रेशर कर्व है इसको, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, केबिन प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर कर्व फॉर द केबिन प्रेशर। अब क्या करेंगे, टरबाइन से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस ड्रॉ करेंगे हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, चूँकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, केबिन प्रेशर के कांस्टेंट प्रेशर कर्व तक हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों कर्व मिलेंगे दैट इज़ 0.4, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी दिस इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4। अब जो हमें केबिन प्रेशर की चिल्ड एयर मिलेगी इसको हम क्या करेंगे, केबिन में भेजेंगे, ठीक है ना। दैट इज़ कूलिंग प्रोसेस, प्रोसेस 4 to 5, जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब होगी और जो हमारी एयर होगी वो हीट एब्जॉर्ब करके वार्म हो जाएगी और हमारा जो केबिन होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस वार्म एयर को हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ आइडियल ओपन बेल कोलमैन साइकिल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इरिवर्सिबिलिटीज़ ऐड करेंगे।
तो इरिवर्सिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे होंगी, एक तो कंप्रेसर में इरिवर्सिबिलिटीज़ होंगी और दूसरा हमारा एक्सपेंशन में होगी और हीट एक्सचेंजर में होगी। लेकिन हम हीट एक्सचेंजर में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है इसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि हीट एक्सचेंजर की इरिवर्सिबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हीट एक्सचेंजर वाला जो प्रोसेस है यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। प्रोसेस 2 to 3 जो प्रोसेस है ये आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपका पहला प्रोसेस है जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है ये आपका चेंज हो जाएगा, और जो आपका तीसरा प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में आपका ना तो कंप्रेशन प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है और ना ही एक्सपेंशन प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे ड्रॉ होता है, तो कंप्रेशन प्रोसेस में जब आपकी इरिवर्सिबिलिटीज काउंट होती हैं तो आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है, जबकि एक्सपेंशन प्रोसेस में जब आपकी इरिवर्सिबिलिटीज काउंट होती हैं तो आपका एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है और टेम्परेचर रिड्यूस होता है। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर घटता है, जितना टेम्परेचर अचीव होना चाहिए उससे कम टेम्परेचर रहता है, जबकि कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितना टेम्परेचर अचीव होना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर अचीव होता है। ठीक है, और एंट्रोपी जो है दोनों में ही क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। तो इरिवर्सिबल कर्व कैसे ड्रॉ होता है, कर्व के फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि आइसेंट्रोपिक कर्व वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल कर्व क्या होता है, कर्व के फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होती है और आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है। तो आपको कर्व बनाना है। ठीक है, और इरिवर्सिबल कर्व को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए अब ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्चुअल बेल-कोलमैन साइकिल। ठीक है, सो एक्चुअल बेल-कोलमैन साइकिल में आपका पहला प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2 तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग कर्व के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे प्रोसेस 1 to 2 इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस। देखिए 1 to 2 आपका आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस है, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है प्रोसेस 1 to 2, और 1 to 2 आपका इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस है प्रोसेस 1 to 2। अब अगर एग्जाम में हमारे एग्जाम में आपसे एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पूछ दी तो ऐसा नहीं करना है कि आप क्या करें कि केवल 1 to 2 ड्रॉ करके चले आएँ और 1 to 2 ड्रॉ ही ना करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिना आइडियल कर्व के आप एक्चुअल कर्व नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर आपने 1 to 2 प्रोसेस ड्रॉ किए बिना केवल 1 to 2 ड्रॉ किया और उसके बाद 2 to 3 ड्रॉ किया और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ड्रॉ किया और बनाकर चले जाएंगे तो आपका जो एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी वो गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बिना आइडियल साइकिल के आप एक्चुअल साइकिल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आइडियल साइकिल को रेफरेंस मान के ही हम एक्चुअल साइकिल ड्रॉ करते हैं। तो पहले कोई भी आप एक्चुअल साइकिल बनाएंगे, चाहे आप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक्चुअल साइकिल बनाइए, चाहे आप ब्रेटॉन साइकिल का एक्चुअल साइकिल बनाइए, पहले आपको आइडियल कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, कंप्रेशन प्रोसेस का आपको आइसेंट्रोपिक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस ड्रॉ करेंगे। सेम हम एक्सपेंशन प्रोसेस में भी करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2 जिसमें आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस, और चूंकि हम हीट एक्सचेंजर में प्रेशर ड्रॉप को काउंट नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका जो कांस्टेंट प्रेशर, जो आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा एज इट इज़, यानी कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हीट रिजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, तो आइडियल साइकिल में आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस 0.2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल साइकिल में आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस 0.2 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल जो आपका 0.2 है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, 0.3 तक होगा। तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, हीट रिजेक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन प्रोसेस ड्रॉ करेंगे, और एक्सपेंशन प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होता है एक्चुअल में। ठीक है, और इरिवर्सिबल जब हम एक्सपेंशन प्रोसेस ड्रॉ करेंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है और एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है। तो कैसे कर्व बनाना है आपको, डॉटेड के फॉर्म में आपको कर्व बनाना है, एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं, यानी कि आपको आगे की तरफ शिफ्ट करना है कर्व को। ठीक है ना, तो ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4। ठीक है ना, प्रोसेस 3 to 4 इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस होने के बाद आपकी जो एयर होगी वो कहाँ जाएगी, केबिन में जाएगी। केबिन में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब होगा और हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, और उसके बाद जो हमारी एयर होगी वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, दिस इज एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस in which pressure drop in heat exchanger is not given or not count। ठीक है, अगर हम प्रेशर ड्रॉप को काउंट नहीं करते हैं तो हमारी एक्चुअल साइकिल कैसे ड्रॉ होगी, प्रोसेस 1 to 2
2 डैश टू 3, 3 to 4 डैश एंड 4 डैश टू 5 इज एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। और आइडियल साइकिल की बात करें तो आइडियल साइकिल कौन कौन सी है? प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 इज आइडियल बेल-कोलोमैन साइकिल। ठीक है, नाउ अब अगर हम इरिवर्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आइए देखते हैं कि कंप्रेसर में इरिवर्सिबिलिटी को कैसे काउंट करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, और टरबाइन में इरिवर्सिबिलिटी को कैसे मेज़र करते हैं। सो इरिवर्सिबिलिटी इन कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर और टरबाइन। इरिवर्सिबिलिटी इन कंप्रेसर एंड टरबाइन इज मेजर्ड बाय इट्स इफिशिएंसी। जो कंप्रेसर और जो टरबाइन की इरिवर्सिबिलिटी है वो उसकी इफिशिएंसी से मेजर की जाती है। यानी कि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में टरबाइन की इफिशिएंसी और कंप्रेसर की इफिशिएंसी दी गई होगी। जब भी आपको न्यूमेरिकल में टरबाइन की इफिशिएंसी और कंप्रेसर की इफिशिएंसी दे रखी है, मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 90% इफिशिएंसी दे दी है, मतलब क्या है कि 10% कंप्रेशन प्रोसेस में लॉस हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि आपका जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल एडियोटिक नहीं है बल्कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल कर्व ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आपको कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन की एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, मतलब आपका कंप्रेशन प्रोसेस और एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल एडियोटिक प्रोसेस है, यानी आपको एक्चुअल कर्व ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ आइडियल कर्व ड्रॉ करने हैं। प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ठीक है ना, ठीक। तो आइए देखते हैं कि कंप्रेसर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है और टरबाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो कंप्रेसर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर राइज। ठीक है ना, यानी आइसेंट्रोपिक यानी कि आइडियली कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है, टी एस डायग्राम देखेंगे तो आइडियल कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो आइडियल जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो T1 से T2 हो रहा है। ठीक है ना, आइडियल टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T2 - T1। और एक्चुअल में टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, यानी कि एक्चुअल कर्व को अगर फॉलो करेंगे तो एक्चुअल में टेम्परेचर राइज हो रहा है T1 से T2 डैश। ठीक है ना, तो एक्चुअल टेम्परेचर राइज कितना हो गया, T2 डैश - T1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर एफिशिएंसी इक्वल टू T2 - T1 अपॉन T2 डैश - T1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसर एफिशिएंसी। अब बात करते हैं टरबाइन एफिशिएंसी की। सो टरबाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सो टरबाइन एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर ड्रॉप। और अगर आप टीआर डायग्राम देखेंगे तो एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप कहाँ से कहाँ हो रहा है, T3 से T4 डैश हो रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T3 - T4 डैश। जबकि आइसेंट्रोपिक यानी कि आइडियल टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, T3 से T4 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल टू T3 - T4 डैश अपॉन T3 - T4। ठीक है, यानी कि कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो टरबाइन एफिशिएंसी में क्या है, एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो ऊपर है और आइसेंट्रोपिक यानी कि आइडियल टेम्परेचर ड्रॉप नीचे है। और कंप्रेसर एफिशिएंसी में क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है, आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज ऊपर है और एक्चुअल टेम्परेचर राइज नीचे है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न है, लेकिन हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि रीज़न क्या है कि कंप्रेसर में ऊपर क्यों है और टरबाइन में आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर ड्रॉप नीचे क्यों है, इसके रीज़न में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम एक शॉर्ट ट्रिक, यानी कि अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि किस फॉर्मूले में, कंप्रेसर एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आइसेंट्रोपिक ऊपर रहेगा एक्चुअल नीचे रहेगा, कि टरबाइन में ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, अगर आप भूल जाते हैं तो इसकी एक बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप बिना किसी कन्फ्यूजन के हमेशा फॉर्मूला निकाल पाएंगे। वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। सो जैसा आप जानते होंगे कि जो एफिशिएंसी होती है, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी हो, किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है, या कह सकते हैं 100% से कम होती है। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है A/B। और अगर हमें किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को 1 से कम लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली वैल्यू है, जो आपका डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू न्यूमरेटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी कि सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि A हमेशा B से कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें अगर हमें कंप्रेसर एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम लानी है, यानी कि हमें जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि जो नीचे वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वैल्यू ऊपर वाले टेम्परेचर डिफरेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप बस क्या करिए, टीआर डायग्राम देखिए और टीआर डायग्राम में सिर्फ क्या करिए, लेंथ देखिए। प्रोसेस 1 to 2 की लेंथ ज़्यादा बड़ी है कि प्रोसेस 1 to 2 डैश की लेंथ ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 to 2 डैश इज़ ग्रेटर देन 1 to 2। ठीक है ना, जो ज़्यादा होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि हमें जो रेशियो लाना है उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, और 1 से कम तभी आएगी जब हमारी B की वैल्यू A/B में जो
डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो ज़्यादा होगा उसको नीचे रखना है, जो कम होगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अब कंप्रेसर एफिशिएंसी में ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस में आ रहा है, एक्चुअल में आ रहा है, तो एक्चुअल वाला नीचे चला जाएगा और आइडियल वाला कम है तो ये ऊपर रहेगा। तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। टरबाइन में भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि टरबाइन एफिशिएंसी भी 1 से कम होती है। तो 1 से कम होने के लिए क्या होना चाहिए, जो नीचे वाला टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर वाला टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम बस टी डायग्राम देखेंगे। तो टी डायग्राम में देख के बताइए ज़रा कि 1 से 4 की लेंथ ज़्यादा है या 1 से 4 डैश की लेंथ ज़्यादा है। तो हालांकि यहाँ पर हो सकता है आपको डिफरेंस समझ में ना आए, लेकिन ये जो कर्व है कांस्टेंट प्रेशर कर्व जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो 4 डैश पॉइंट होगा वो 4 पॉइंट से ऊपर होगा। जब 4 डैश पॉइंट 4 पॉइंट से ऊपर होगा तो 3 से 4 की लेंथ कम होगी और 3 से 4 डैश की लेंथ कम होगी और 3 से 4 की लेंथ ज़्यादा होगी। तो 3 to 4 जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि जो आइडियल टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा और एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। वैसे भी आप याद रखिए टरबाइन में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटीज़ की वजह से क्या होता है, एंट्रोपी तो बढ़ती है लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि टेम्परेचर लॉस होता है यहाँ पर। तो यानी कि एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा और आइडियल टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसलिए एक्चुअल वाला ऊपर रहेगा T3/T4 डैश अपॉन T3/T4। दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी दे रखी तभी आपको क्या करना है, एक्चुअल कर्व ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आपको कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी नहीं दी गई है या दी गई है लेकिन 100% लिख दिया है। 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर एफिशिएंसी 100% है मतलब आपका जो प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ठीक है ना। तो आपको तब भी अगर 100% एफिशिएंसी दे रखी है तब भी आपको आइडियल कर्व बनाना है, प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। और अगर आपको कंप्रेसर एफिशिएंसी और टरबाइन एफिशिएंसी नहीं दी गई है तब भी आपको आइडियल कर्व ही बनाना है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। या अगर कंप्रेसर एफिशिएंसी दे रखी है और टरबाइन एफिशिएंसी नहीं दी गई है तब क्या करेंगे, तो जिसकी एफिशिएंसी दी गई होगी उसका हम एक्चुअल कर्व बनाएंगे, जिसकी एफिशिएंसी नहीं दी गई हुई उसका हम एक्चुअल कर्व नहीं बनाएंगे। जैसे कि अगर आपको कंप्रेसर एफिशिएंसी दी गई है तो कंप्रेसर एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, कंप्रेसर का एक्चुअल कर्व बनाएंगे 1 to 2 डैश, ठीक है, लेकिन हम टरबाइन का एक्चुअल कर्व नहीं बनाएंगे, यानी कि 3 to 4 डैश नहीं बनाएंगे। तो जब आपकी कंप्रेसर एफिशिएंसी दे रखी होगी तो आपका साइकिल कैसे चलेगा, तब आपका साइकिल चलेगा 1 to 2 डैश, 2 डैश to 3, 3 to 4, 4 to 5। तब आपका 3 to 4 डैश कर्व नहीं बनेगा। कब, जब आपको टरबाइन एफिशिएंसी नहीं दी गई होगी, ठीक है। नाउ अगर आपको टरबाइन एफिशिएंसी दे रखी हो लेकिन कंप्रेसर एफिशिएंसी ना दी गई हो तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, कंप्रेसर एफिशिएंसी का एक्चुअल कर्व नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, केवल क्या करेंगे आप टरबाइन एफिशिएंसी का एक्चुअल कर्व बनाएंगे। तो आपका टी डायग्राम कैसे चलेगा, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 डैश, 4 डैश to 5। तब आपकी एक्चुअल साइकिल ये होगी, ठीक है। अगर दोनों दी गई होगी तो दोनों आप एक्चुअल कर्व बनाएंगे, दोनों नहीं दिए गए होंगे तो आप फिर क्या करेंगे, पूरा आप आइडियल कर्व बनाएंगे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हेन प्रेशर ड्रॉप इन हीट एक्सचेंजर इज गिवन और इफ़ द प्रेशर ड्रॉप इन हीट एक्सचेंजर इज कंसीडर। अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर ड्रॉप दिया गया है तो हम एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। सो अगर हीट एक्सचेंजर में प्रेशर ड्रॉप दिया गया है तो सिर्फ दूसरा प्रोसेस आपका क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि हीट एक्सचेंजर में जो प्रोसेस हो रहा था, हीट एक्सचेंजर में कौन सा प्रोसेस हो रहा था, हीट रिजेक्शन वाला जो प्रोसेस था वो चेंज होगा, बाकी प्रोसेस आपके सेम रहेंगे। यानी पहला प्रोसेस आपका जो 1 to 2 डैश है ये आपका सेम रहेगा और आपका जो एक्सपेंशन प्रोसेस है 3 to 4 डैश ये आपका सेम रहेगा। सिर्फ पॉइंट का नंबर चेंज हो सकता है लेकिन प्रोसेस इसी तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस आपका सेम रहेगा, प्रोसेस 1 to 2 डैश इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब चूंकि प्रेशर ड्रॉप हम कंसीडर कर रहे हैं तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होगा बल्कि ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। यानी कि जब हीट रिजेक्शन होगा तो आपका जो कर्व होगा वो इस कांस्टेंट प्रेशर कर्व को फॉलो नहीं करेगा। यानी कि P2 डैश वाला जो कांस्टेंट प्रेशर कर्व है, P2 डैश इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू ये जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कर्व है, इस कांस्टेंट प्रेशर कर्व को ये जो प्रोसेस है ये फॉलो नहीं करेगा। जब आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रेशर है वो P3 से कुछ कम होगा। हमने मान लिया P3 डैश मान लिया जिसकी वैल्यू क्या है, P3 से कम है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम P3 डैश जो प्रेशर है इसका कांस्टेंट प्रेशर कर्व ड्रॉ करेंगे और इस कांस्टेंट प्रेशर कर्व पे हम कहीं पर 0.3 क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे 0.2 डैश को 0.3 से मिला देंगे। तो ये हमारा इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 डैश टू 3 ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ड्रॉ करते हैं हम लोग। सो दिस इज अ सेकेंड प्रोसेस, इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 डैश टू, अब इसको हम नया पॉइंट मानेंगे 3 डैश, जिसका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, P3 प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब हमारा इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा तो उस दौरान हमारा टेम्परेचर लॉस भी होगा, हीट लॉस भी होगा और हमारा प्रेशर ड्रॉप भी होगा। ठीक है ना, तो दिस इज अ एक्चुअल हीट रिजेक्शन प्रोसेस और वी कैन से इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 डैश टू 3 डैश। और जब हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो टरबाइन होगा वो जो हमारा P3 डैश प्रेशर की जो हमें एयर मिली है, इस P3 डैश प्रेशर की एयर को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा अप टू द केबिन प्रेशर P4 और वी कैन से P5 प्रेशर। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले हम आइडियली एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो गया हमारा आइडियल एक्सपेंशन प्रोसेस 3 डैश टू 4 डबल डैश। अब 4 डबल डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 4 डैश पहले ले चुके हैं। ठीक है ना, 4 डैश क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ये वाला कर्व बनाते प्रेशर ड्रॉप वाला, यानी हम ये कर्व ड्रॉ नहीं करते 2 डैश टू 3 टू 4 डैश, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या आता, यहाँ पर हमारा 3 डैश आता, यहाँ पर हमारा 4 डैश आता। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया आइडियल एक्सपेंशन प्रोसेस 3 डैश टू 4 डैश। अब हम लोग करेंगे एक्चुअल ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल हो जाएगा हमारा 3 डैश टू 4 डबल डैश। ठीक है ना, ठीक है, 4 डबल डैश तक एक्सपेंड होने के बाद यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, एयर को हम केबिन में भेजेंगे जहाँ पर क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा और हमारी जो एयर होगी उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस होगा कूलिंग प्रोसेस 4 ट्रिपल डैश टू 5। So this is a irreversible cycle or actual air refrigeration cycle in which pressure drop in heat exchanger is considered or pressure drop in heat exchanger is given। ठीक है ना, अगर प्रेशर ड्रॉप दिया गया होगा तो हमारा जो टी डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। कौन सा, 1 टू 2 डैश टू 3 डैश टू 4 ट्रिपल डैश टू 5। ठीक है, ये बनेगा। फिर ये वाला कर्व नहीं बनेगा, 2 डैश टू 3, 3 टू 4, 4 टू 4 डैश और इसके बाद 5, ये वाला कर्व नहीं बनेगा। ठीक है ना, दिस इज अ एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हेन प्रेशर ड्रॉप इज कंसीडर्ड। नाउ अब हम बात करते हैं कि हीट एक्सचेंजर की इरिवर्सिबिलिटी को कैसे काउंट करते हैं। सो इरिवर्सिबिलिटी इन हीट एक्सचेंजर, इरिवर्सिबिलिटी इन हीट एक्सचेंजर इज मेजर्ड बाय इफेक्टिवनेस एंड प्रेशर ड्रॉप। जो हीट एक्सचेंजर की इरिवर्सिबिलिटी है या कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर की जो परफॉर्मेंस है वो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस से काउंट होती है और प्रेशर ड्रॉप से काउंट होती है कि कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी कम होगी और उतना ही ज़्यादा वो इरिवर्सिबल होगा। और इफेक्टिवनेस जितनी पुअर होगी किसी भी हीट एक्सचेंजर की, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर होगी, यानी कि उसमें इरिवर्सिबिलिटीज उतनी ही ज़्यादा हो रही होंगी। ठीक है ना, तो लेकिन इरिवर्सिबिलिटी और प्रेशर ड्रॉप ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आपको प्रेशर ड्रॉप तभी कंसीडर करना है जब न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपसे गिवन हो कि प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। ठीक है, तभी आप प्रेशर ड्रॉप कंसीडर करेंगे, अदरवाइज प्रेशर ड्रॉप आप कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में इफेक्टिवनेस दे रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना, इफेक्टिवनेस एक अलग पैरामीटर है और प्रेशर ड्रॉप एक अलग पैरामीटर है। अगर आपको इफेक्टिवनेस दे रखा है तो आप प्रेशर ड्रॉप अपने मन से काउंट नहीं करेंगे या आप प्रेशर ड्रॉप को कंसीडर करके आप एक्चुअल साइकिल 2 डैश टू 3 डैश नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, इफेक्टिवनेस अलग पैरामीटर है। आइए देखते हैं कि इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है और प्रेशर ड्रॉप तो आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली गिवन होगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है ना, तो आइए इफेक्टिवनेस का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर को हम लोग नीटा या फिर एप्सिलॉन या फिर सिग्मा एच, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, से डिनोट करते हैं हम लोग। और इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट रिजेक्टेड। यानी कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस में एक्चुअल में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है और मैक्सिमम कितनी हीट रिजेक्ट हो सकती है।
अगर जितनी मैक्सिमम रिजेक्ट हो सकती है, अगर उतनी ही हम अगर एक्चुअल में भी रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी इफेक्टिवनेस क्या होगी, 100% होगी। लेकिन अगर एक्चुअल में हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो कम है और मैक्सिमम हम जितनी कर सकते हैं वो ज़्यादा है, तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि परफॉर्मेंस जो होगी हीट एक्सचेंजर की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम कितनी हीट रिजेक्ट हो सकती है, एक्चुअल तो हमें डायग्राम से दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हीट पॉसिबल है रिजेक्ट करना, ये कैसे पता चलेगा। तो मैक्सिमम किसी भी सिस्टम से या किसी भी मीडियम से हीट तभी रिजेक्ट कर सकते हैं जब उसमें हम ऐड करें। ठीक है ना। जितनी हमने मैक्सिमम हीट ऐड की होगी उतनी ही तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जब हमने हीट ऐड ही नहीं की तो हम रिजेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का वाटर है, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, हीट किया। तो मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, हीट किया। तो कितनी हीट ऐड की, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक की हीट हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इतनी तो कर सकते हैं, जितनी हमने हीट ऐड की उतनी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हीट ऐड कहाँ हो रही है, तो आइए टीएस डायग्राम देखते हैं। तो हीट ऐड तो बेसिकली हमारा जो हीट एब्जॉर्ब जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हीट ऐड हो रही है, लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब प्रोसेस है हमारा, यानी कि जो हमारा कूलिंग प्रोसेस है, ये हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस के बाद में आता है। ठीक है ना। लेकिन हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस पहले हो रहा है, इसका मतलब हीट रिजेक्शन प्रोसेस से पहले हीट ऐड हुई होगी तभी हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस से पहले हीट कहाँ ऐड हो रही है, तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस से पहले हमारी हीट जो है वो कंप्रेशन प्रोसेस में ऐड हो रही है। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारी जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज़ कर रही है और टेम्परेचर देखिए T1 से T2 डैश इंक्रीज़ कर रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है। ठीक है ना। और कितनी हीट ऐड हो रही है कंप्रेसर में, T2 डैश माइनस T1। ठीक है। अगर हम इसमें MCP का मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी हो गई, MCP T2 डैश माइनस T1, यानी कि कंप्रेशन में MCP T2 डैश माइनस T1 के बराबर हीट ऐड हो रही है। तो इतनी ही तो मैक्सिमम हीट हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर MCP T2 डैश माइनस T1 के बराबर अगर हम हीट रिजेक्ट कर देंगे तो हमारी जो इफेक्टिवनेस होगी हीट एक्सचेंजर की वो क्या होगी, 100% होगी। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम इतनी हीट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में कितनी हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर देखेंगे टीएस डायग्राम, तो एक्चुअल में जो हीट है एक्चुअल में हीट हमारी T2 डैश से T3 रिजेक्ट हो रही है। ठीक है ना। और मैक्सिमम हम कितनी कर सकते हैं, जितनी कंप्रेसर में हीट ऐड की गई है, कितनी ऐड की गई है, T2 डैश माइनस T1। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा इफेक्टिवनेस का, T2 डैश माइनस T3 अपॉन, ये हमारी एक्चुअल हो गई, T2 डैश माइनस T3 हमारी एक्चुअल हो गई, और T2 डैश माइनस T1 ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल हीट रिजेक्टेड है जो कि कंप्रेसर में ऐड किया गया है। ठीक है। सो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हो गया T2 डैश माइनस T3 अपॉन T2 डैश माइनस T1। ठीक है। ये तो हो गया कि जब हम प्रेशर ड्रॉप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर ड्रॉप को कंसीडर करेंगे तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो अगर हम प्रेशर ड्रॉप को अगर कंसीडर करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए हमारा एक्चुअल में हमारी हीट कितनी रिजेक्ट हो रही है, तो T2 डैश से T3 डैश तक हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T2 डैश में T3। और मैक्सिमम कितनी हीट रिजेक्ट कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, जितनी हीट हमारी कंप्रेसर में दी गई है। कितनी दी गई है, T2 डैश माइनस T1। ठीक है ना। T2 डैश माइनस T1 हमारी मैक्सिमम हीट है जो कि रिजेक्ट हो सकती है, जो कि कंप्रेसर में दी गई थी। और एक्चुअल में कितनी हीट रिजेक्ट हो सकती है या हो रही है, T2 डैश माइनस T3। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम प्रेशर ड्रॉप को कंसीडर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं हुआ, बस T2 डैश माइनस T3 की जगह पर T3 डैश हो गया। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो एग्जिट पॉइंट है, हीट एक्सचेंजर का जो एग्जिट पॉइंट है वो अब T3 डैश है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा T2 डैश माइनस T3 डैश अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर व्हेन द प्रेशर ड्रॉप इज कंसीडर्ड। तो अब आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, प्रेशर ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं तब भी वही फॉर्मूला है, नहीं कर रहे हैं तब भी वही फॉर्मूला है। तो प्रेशर ड्रॉप से इफेक्ट किस पर पड़ेगा, प्रेशर ड्रॉप से एक्सपेंशन प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप नहीं होता तो एक्सपेंशन हमारा P3 प्रेशर से P4 प्रेशर होता। ठीक है ना। और जब हम प्रेशर ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो P3 डैश से P4 हो रहा है। ठीक है। और P3 डैश जो है वो P3 से कम है, यानी कि हमारा अगर प्रेशर ड्रॉप को कंसीडर करेंगे तो एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान हमारा एक्सपेंशन कम होगा, और एक्सपेंशन कम होगा तो हमारा टेम्परेचर भी कम रिड्यूस होगा एयर का, यानी कि एयर हमारी कम ठंडी होगी। जितना ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे एयर उतनी ज़्यादा ठंडी होगी, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो प्रेशर ड्रॉप होने से क्या इफेक्ट पड़ा कि एक्सपेंशन प्रोसेस में एक्सपेंशन
कम होने हुआ और एक्सपेंशन कम हुआ तो हमारा टेम्परेचर भी कम होगा, यानी कि हमारी एयर कम ठंडी होगी, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम ग्रेड होगा। तो प्रेशर ड्रॉप का इफेक्ट इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले पे नहीं आएगा, प्रेशर ड्रॉप का इफेक्ट एक्सपेंशन प्रोसेस पे आएगा और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में आएगा, ठीक है ना, समझाया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिवनेस। क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, जो कि हमारा एक्चुअल में हीट रिजेक्ट हो रही है T2 डैश माइनस T3 डैश, अगर हम प्रेशर ड्रॉप को कंसिडर करें, और मैक्सिमम पॉसिबल हीट रिजेक्टेड जो कि हमने कंप्रेसर में दिया है T2 डैश माइनस T1, तो T2 डैश माइनस T3 डैश अपॉन T2 डैश माइनस T1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो दिस इज द इरिवर्सिबिलिटीज इन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इरिवर्सिबिलिटीज इन कंप्रेसर, इरिवर्सिबिलिटी इन टरबाइन और इरिवर्सिबिलिटीज इन हीट एक्सचेंजर समझ में आया होगा, और आपको एक्चुअल बेल-कोलमैन साइकिल या कह सकते हैं एक्चुअल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो लगता है समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ मेथड्स ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम, जिसमें मैं एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम के जितने भी मेथड होते हैं, टोटल 6 मेथड होते हैं। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम हो गया, सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम हो गया, बूट स्टेप एयर कूलिंग सिस्टम हो गया, बूट स्टेप इवेपोरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम हो गया, रीजनरेटिव हो गया, एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम हो गया। तो इन 6 एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम को हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ